नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में। दरअसल आज की चर्चा डराने के लिए नहीं है, सतर्क करने के लिए है, क्योंकि कोरोना रिटर्न्स की खबरें आ रही हैं। भारत की बात करें तो जो मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रोग खतरनाक नहीं है, संक्रामकता बढ़ी यानी फैल तो रहा है, लेकिन मरीजों की स्थिति गंभीर नहीं है। अगर हम 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो रफ्तार बढ़ी है उसका आंकड़ा कहीं कहीं तो 46% है। देश भर की बात करें कुछ जगह ये 200% भी यानी वो 2 गुने से ज़्यादा भी हो गया है। देश भर में जो आंकड़ा अभी ताज़ा हमको मिला वो ये कि 4,335 मरीज नए मिले हैं और अब तक देश भर में 23,000 से ज़्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या बताई जा रही है। केरल, महाराष्ट्र में ये संख्या ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में आज की बात करें तो 26 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में कोरोना पीड़ितों की मिलने की खबरें आ रही है और इसमें अगर जो फिगर हमारे पास है वो ये कि 144 नए मरीज मिले हैं और सबसे ज़्यादा भोपाल में उनकी संख्या 78 मरीज भोपाल में है। इंदौर में ये संख्या 42 यानी 42 पर है। तो कुल मिलाकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। सतर्क रहिए, डरिए मत, क्योंकि कोरोना ने जब पहले भी भारत के कुछ बहुत नहीं बिगाड़ पाए थे और उसकी वजह ये थी कि लोग सजग थे, कोरोना की दवा ले रहे थे और साथ में वैक्सीन भी देश भर में जो लगी है वो पूरी दुनिया में एक किस्म का रिकॉर्ड है। आज महत्वपूर्ण है, इसी पर हम बात करेंगे कि कोरोना दुनिया को फिर से सजग कर रहा है, सतर्क कर रहा है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, और इस स्काइप पे हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार साथी देवदत्त दुबे जी और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी। भुवनेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अभी भुवनेश जी से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा, आवाज़ उनको सुनाई नहीं पड़ रही, लेकिन चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि भारत में एकदम से उछाल आया है कोरोना पीड़ितों के बारे में, लेकिन जो चिकित्सक हैं, जो जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि ये अब एक तरह का ऐसा वायरस है जो सर्दी जुकाम की तरह आएगा ज़रूर। लोगों को जैसे हम मलेरिया के साथ रहना शुरू करते हैं, मौसमी बुखार के साथ रहना शुरू करते हैं, डेंगू के साथ रहना हमने शुरू किया है, वैसे ही अब कोरोना वायरस के साथ हमको रहना पड़ेगा। लेकिन ये उतना मारक नहीं है जितना मारक ये उसकी सेकेंड वेव में हुआ था। अभी जो स्थिति है, मरीज तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो मारक नहीं है। आपकी राय इस पर, क्या क्या सतर्कता बरतना चाहिए और क्या स्थिति बनेगी आगे जाकर? देखिए राघवेंद्र जी, जब हम लोग कोरोना पर चर्चा कर रहे थे उसके पहले और दूसरे चरण के जो हमले पर, तब भी ये बात अपन सब लोगों ने और चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी कही थी कि कोरोना कभी जाएगा नहीं, क्योंकि एक वायरस संसार में अगर आ गया है तो वो वायरस कभी ख़त्म नहीं होता। ये ठीक है कि कई बार वो सुषुप्त हो जाता है, कई बार वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन एक बार अगर अंकुरण किसी जीवन का, किसी वायरस का, किसी एनर्जी का आ गया तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो कोरोना का वायरस भी कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन समय के साथ दो चीज़ होगी। एक तो कहीं ना कहीं मनुष्य की, प्राणियों की इम्यूनिटी बढ़ेगी जिसके कारण उसका असर कम होगा, और दूसरे समय के साथ वो खुद भी कमज़ोर होगा। आप पिछले 300 वर्षों में देख लें, संसार में जितनी भी बीमारियां आई हैं, एक भी बीमारी गई नहीं है, लेकिन अब वो बीमारी आती है और उसको सहने की हमारी आदत हो गई। अब बहुत आवश्यक इस बात का है कि अब समाज को ये चाहिए कि वो सावधानी बरतें, अपने खान पान में सावधानी बरतें, अपनी दिनचर्या में सावधानी बरतें, समय पर सोए, समय पर नींद ले और सावधानी पूर्वक बाजार में जाए। कई बार राघवेंद्र जी मुझे आता है, और ये मैंने दोहराया भी है, कि हमारे गांव के जो अनुभवी लोग कहा करते थे कि 2 हाथ दूर से बात करो, हाथ जोड़ के नमस्ते करो, बाहर के कपड़े बाहर रखो, भीतर के कपड़े भीतर रखो, मुँह हाथ धो करके घर में घुसो। ये जो गांव का फार्मूला था जीवन जीने का, स्वस्थ रहने का, मैं समझता हूँ समाज को इस बात को स्वीकार करना चाहिए और बहुत ज़्यादा बेमतलब की भीड़ भाड़ से, धक्का मुक्की से बचना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो वहीं जाएं और खान पान पर विशेष ध्यान रखें। ऐसा भोजन जो शौक के लिए हो, जिब्या के लिए हो, दिखावट सजावट के लिए हो, उस भोजन से बचें। घर में पौष्टिक भोजन बनाएं और घर में भोजन करें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी का संपर्क हो गया। भुवनेश जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दरअसल आपने पहले भी कई बार IND24 की चर्चा में जो बताया था कोरोना वायरस के बारे में, ये वायरस तो है
लेकिन ये बिजनेस भी है। और अब जो वायरस है वो सर्दी जुकाम की तरह है, क्योंकि लोगों ने कहा कि शरीर भी इसके खिलाफ लड़ने को तैयार हो गया है। फिर देश में जिस ढंग से लोगों ने वैक्सीन लगाई है और सरकार ने वैक्सीन का जो प्रचार करके लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया था, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया के लिए। उस वजह से देश में कोरोना ने नुकसान कम पहुंचाया जितनी हमारे यहाँ की अव्यवस्था थी, लोग जितने लापरवाह थे, उस लिहाज से अगर हम देखें तो नुकसान हमारा उतना नहीं हुआ, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में अगर जो आंकड़े की हम बात करें तो पूरे देश में जो फिगर अभी तक का है वो 4 करोड़ 50 लाख के आसपास का है। लेकिन सीधी सी बात है कि अब जो स्थिति आ रही है वो कोरोना का तो मामला है, लेकिन ये बिजनेस का मामला भी है। क्या दवा कंपनियां भी इसमें शामिल हैं? क्योंकि सर्दी जुकाम का जैसे इलाज होता है, लोगों को सर्दी जुकाम होते हैं तो लोग कहते हैं कि घर में अपना टॉवल अलग रखिए, 3 दिन तक थोड़ा सा लोगों से दूर रहें ताकि बाकी लोगों को संक्रमित ना करें। आपकी राय कि ये कोरोना वायरस की जो वेव अभी आने की जो खबरें हैं वो कितनी घातक होंगी और भारत इसके लिए कितना तैयार है? राघवेंद्र जी, जैसे हम बार बार बात करते हैं, आपके इस सवाल को मैं 3 मुख्य मुद्दों में बांट रहा हूं जी। कि क्या था, क्या हुआ और अब क्या होना चाहिए। तो देखिए, क्या था में मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि इतनी बड़ी आपदा को, जिसमें पूरा मेडिकल साइंस और पूरा फार्मा समूह ये कह रहा था कि हमें कुछ नहीं पता है, क्या करें कैसे करें, वहां उन्होंने इस आपदा को ना सिर्फ बखूबी संभाला, पूरे 150 करोड़ आबादी को वैक्सीन भी लगवाए, अपने देश में बने हुए लगवाए, और 84 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से मुफ्त का अनाज बांट पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी इच्छा शक्ति और बहुत बड़े राष्ट्र प्रेम का द्योतक है। ये मेरा पहला पार्ट है कि क्या था। तो क्या था में जो सबसे बड़ा इशू था कि वायरस के बारे में नहीं पता था, ऐसा कहा गया, दवाई के बारे में नहीं पता था, ऐसा कहा गया, पर यह नितांत झूठ है। ये वायरस कोविड सीरीज का 7वां वायरस था, ये इनको सबको अच्छे से मालूम था। ये वायरस चाइना की लैब में प्रायोजित बायोलॉजिकल वॉर वीपन की तरह बनाया गया और उसके प्रभाव देखे गए। कोविड चाइना को लेकर चाइना के पास सारी जांच किट्स 2019 में मौजूद थी, उसके पास पूरी व्यवस्था मौजूद थी जिसको वो लगातार पूरी दुनिया के ऊपर, और कालांतर में ये सब चीजें निकल के आई कि ये ऐसा है। लेकिन यहाँ जो हुआ वो बहुत चिंताजनक है। बाजार ने, आप याद कीजिए, जब बहुत समय पहले, मैं समझता हूँ करीब करीब 2000 के आसपास, एक बार सार्स वायरस का एक ऐसा ही शगुफा छोड़ा गया था, और भोपाल के एक बहुत बड़े अस्पताल के मालिक ने भी कुछ डॉक्टरों की मदद से ये घोषणा करती थी कि भोपाल में सार्स का पहला मरीज पाया गया। तब सुषमा स्वराज जी स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी, केंद्र की अटल बिहारी जी की सरकार थी, और उन्होंने बहुत सख्ती के साथ उसके ऊपर काबू किया था। और उनसे सवाल पूछा गया था कि हवाई जहाज से निकल के आने वाला बिना ट्रेवल किए तुम्हारे यहाँ कैसे पहुंच गया, तो वो मुद्दा तब थम गया था। नहीं तो मुझे लगता है कि उस समय भी बहुत कुछ खेल खेला गया होता। अब इशू ये है कि जब हमको मालूम था कि कोविड की 7वीं सीरीज का वायरस है और इबोला और स्वाइन फ्लू में रेमडेसिविर और कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर पाई हैं, तो फिर किस तरह से बाजार ने रेमडेसिविर और एंटीबायोटिक्स को, एजिथ्रोमाइसिन को, डॉक्सीसाइक्लिन को मार्केट में उछाला। यह मैं समझता हूँ बहुत बड़ा क्रिमिनल अपराध है जिसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए थी, पर दुर्भाग्य से नहीं हुई है। ये सारी मौतें प्रायोजित तरीके से कही गई मौतों की श्रेणी में मैं रखता हूँ, माफिया की तरफ से जी। अब तीसरा पार्ट जो इसका है कि क्या होना चाहिए, तो बहुत सीधी सी बात है कि वायरस के ऊपर कोई एंटीबायोटिक, कोई दवा काम नहीं करती है। वायरस आपके शरीर से टकराएंगे, इम्यूनिटी बनेगी, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, जो लोग बहुत कमजोर हैं, जिनके अंदर किसी तरह की कमी है, डायबिटीज के पेशेंट जिनके अंदर इम्यूनिटी की कमी है, टीबी के मरीज, कैंसर के मरीज, गुर्दे की बीमारी के मरीज, बहुत छोटे बच्चे, बहुत बड़े बुजुर्ग, इन सब में लगातार खतरा रहना है। तो उनके लिए बहुत सीधा सा उपाय है कि भीड़ में मत जाइए, मास्क पहनिए, अच्छा ताजा भोजन लीजिए, किसी भी तरह के जंक फूड का सेवन मत कीजिए, और जैसे मैं सबसे कहता हूँ 1 से 2 घंटा अपने आप को धूप में पसीना बहाते हुए देखिए। आप याद कीजिए, पहली दूसरी वेव कोई भी मजदूर वर्ग, कोई भी श्रमिक वर्ग, कोई भी झुग्गी झोपड़ी वाला कभी भर्ती नहीं हुआ। 2 बातें कह सकते हैं कि या तो उसकी जेब में पैसा नहीं था इसलिए बाजार को उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके अंदर इम्यूनिटी की पावर बहुत तगड़ी थी पसीना बहाने की वजह से, इसलिए वो सुरक्षित रहे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हमारा सवाल ये कि ये जो दूसरी वेव या तीसरी वेव हम कहें जो शुरू हुई है, उसके बारे में सरकार ने एक तरह से अघोषित एडवाइजरी जारी कर दी है, केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकारों ने भी, कि जो उसका प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। आपने कहा कि
भीड़ से बचें, खासतौर से जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे लोग हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि जो वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसे कहते हैं कि बूस्टर डोज जिनको लग चुका है, उनको डॉक्टर साहब कितना सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि 2 वैक्सीन तो ठीक है, लेकिन तीसरी वैक्सीन के बाद शरीर वायरस से, कोरोना वायरस से कितना लड़ने में सक्षम है अभी की स्थिति में? राघवेंद्र जी, अभी तक हमारे सामने कोविड के वैक्सीन के दोनों टीकों के जो आंकड़े आने चाहिए थे, आज 2 साल हो रहे हैं लगभग, उसके आंकड़े, उनके असर, उनके रिवर्स एक्शंस, उनके पॉजिटिव एक्शंस की जिसमें उनके अंदर कितनी इम्यूनिटी बनी और कितने दिन तक रही, तो इसके लिए किसी का भी कोई रेंडम सीरो टेस्ट सिवाय मुंबई के 1-2 सेंटर्स को छोड़ के बाकी कहीं नहीं हुआ है। अगर रेंडम सीरो टेस्ट होता तो हमको पता चलता कि ये इम्यूनिटी कितने दिन तक ठहर रही है और इसका कितना प्रभाव होगा। लेकिन यहाँ मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि अब बाजार के चलते किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोविड का सबसे अच्छा वैक्सीन कोविड का वायरस खुद है। अगर आप मास्क लगा के सावधानियां बरत रहे हैं तो बहुत कम संख्या में कोविड का वायरस आपके शरीर से टकराएगा और आपको बिना नुकसान वाली इम्यूनिटी देगा। ये मेरी बात को लिख के रखिएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोविड के 2 वैक्सीन के बीच में कम से कम 6 महीने का अंतर होना चाहिए था, जब सरकारें उसको 2 हफ्ते 4 हफ्ते में लगवाना चाह रही थी, लेकिन कालांतर में वो 6 महीने का अंतर फिर निकल के आया। हमने तब भी कहा था कि रेंडम सीरो टेस्ट लगातार होने चाहिए ताकि हमको इसके असर पता चले, कितने दिन तक इम्यूनिटी रहती है वो पता चले, पर दुर्भाग्य से वो भी नहीं हुआ। अब जो मुद्दा है कि किसी भी बाजार के उसमें अगर आपको डर है, जैसे हम डॉक्टर्स को कि हमको लगातार मरीजों के संपर्क में रहना है, हमारे प्रेस के मित्र जिनको लगातार भीड़ में रहना है, पुलिस के मित्र जिनको लगातार भीड़ में रहना है, तो ऐसे सब लोग जो लगातार भीड़ के संपर्क में रहने वाले हैं, अगर उनको लगता है तो सरकार को उन्हीं को टारगेटेड वैक्सीन पर रखना चाहिए बजाय मास्क वैक्सीनेशन के, क्योंकि मास्क वैक्सीन तो वायरस का स्प्रेड जो होगा वो अपने आप में मास्क वैक्सीन, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो खड़ी कर ही चुका है और करता रहेगा। और ये वायरस चूंकि साल में 2 बार 3 बार जब जब मौसम बदलता है तब आते हैं, तो ये वायरस आते रहेंगे, आपके शरीर से टकराते रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बार कोविड में पिछले 3 साल में बाजार, जिसको हम मेडिकल और फार्मा माफिया कहते हैं, उनके मुंह खून लग गया है और वो लगातार हर बार के संक्रमण में इस तरह का डराने का प्रकोप करेंगे कि अब कोविड की नई सीरीज आ गई, अब कोविड का नया वायरस आ गया, जबकि ये वायरस लगातार वातावरण में है और हर मौसम चेंज के साथ आते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी इसमें और रिसर्च की जरूरत है। रिसर्च निश्चित रूप से हो भी रही होगी, उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर छोड़कर जा रहा हूं कि जो वैक्सीन बहुत जल्दबाजी में बना था, बड़ा कारगर साबित हुआ, लेकिन वैक्सीन के साइड इफेक्ट कई सालों में पता चलते हैं। तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में कुछ घटनाएं जरूर ऐसी हुई थी जिसमें अचानक लोगों की मौतें हो रही थी। उस पर मैं आपसे सवाल करूंगा। ये सवाल पूरे देश में कई बार पूछा गया और डॉक्टरों ने इसके उत्तर भी दिए, आपसे भी जानूंगा मैं। लेकिन उसके पहले देवदत्त दुबे जी, सारा मामला जैसे डॉक्टर गर्ग ने कहा कि बाजार का है, रमेश शर्मा जी ने कहा कि इसमें आपको खान पान बेहतर रखना है, और जैसे पुरानी जो प्राचीन परंपराएं थी कि आपको घर में हाथ धोकर ही भीतर जाना, पहले गांव में होता था, घर के दरवाजे पर बाल्टियां पानी के घड़े रख रहते थे कि आप हाथ पैर धोकर अंदर जाइए, भोजन करने के पहले हाथ ठीक से धो लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी सब जो सबसे खास बात है कि 46% का भारत में उछाल आया है कोरोना वायरस के मरीजों में, और ये स्थिति अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में करें तो यहाँ भी भोपाल और इंदौर ज़्यादा संक्रमित है। आपकी राय, क्योंकि 11 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहाँ कोरोना पीड़ित मिल रहे हैं। हालांकि डॉक्टर साहब कहेंगे और लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जांच कराएंगे तो शायद ये संख्या बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ये कोरोना वायरस सर्दी जुकाम की तरह आपके शरीर में है। जांच कराने पर ये संख्या हजारों में भी हो सकती है। आपकी राय, क्या लगता है एक पत्रकार के नाते आपको? देखिए, पहले ही जब कोरोना शुरू हुआ था तब ये माना गया था कि ये अभी चला जाएगा लहर, लेकिन ये बार बार आएगा, क्योंकि ये वायरस है तो रहना ही है। लेकिन जिस तरह की सावधानियां की चर्चा हुई है, हम उन सावधानियों को रखें और जीवन में जो भी जरूरी चीज़ें हैं उन भीड़ में बचें, मास्क लगा के जाएं और गरम गरम खाएं, धूप में मेहनत करें। यही सब जो बताया जा रहा है इन्हीं सब पे करें और बाजार के उसमें ना आए, क्योंकि जैसे टार्च बेचने वाला कहता है कि आप यदि अंधेरे में चलोगे गड्ढे में गिर सकते हो, आपको सांप काट सकता है, और अपन टार्च खरीद लेते हैं। ऐसे ये बाजार है जो फार्मा और सब ये सब डराएंगे आपको कि अरे आपको सर्दी खांसी, आप एडमिट हो। और इन 2 लहरों में हमने देख लिया कि जो लोग बड़ी बड़ी अस्पतालों में एडमिट हुए वो उनको बचाना बड़ा मुश्किल हुआ, और जो गांव पे रहा वो खासकर मजदूर गरीब वो वहीं ठीक हो गया। तो इसको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। और
आपने जो आज चर्चा की, इस तरह की चर्चा मीडिया प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए जिसमें विशेषज्ञों की राय आम जनता को मिल सके। अन्यथा वो फिर भय का वातावरण बनाया जाएगा और फिर वही दोहन शुरू होगा। तो इन सब से बचना चाहिए और जहाँ तक हो सुरक्षित, और जो वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था, कंपनियां जो धीरे धीरे ऑफिस में बुलाने लगी, वो उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना तो बहुत सारी चीजें ठीक कर गया यदि हम उसको समझे तो, कि कितने लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो अब सड़क पे नहीं जा रहे, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, और हम लोग कितने सारे काम खुद भी करने लगे हैं। तो कोरोना के जो पॉजिटिव संकेत हैं उनको भी अपन ले सकते हैं और भविष्य के लिए सावधान रह सकते हैं। बिल्कुल कोई डरने और भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल शर्मा जी, दरअसल आज की चर्चा की का मकसद भी, उद्देश्य भी यही है कि लोग कोरोना के चलते, क्योंकि कोरोना का नाम सुनते ही आदमी भीतर से डर जाता है, जैसे लोग कैंसर के नाम से डर जाते हैं। वो बीमारी अपनी जगह, लेकिन कोरोना का जो वायरस है, इसने 2 बार जो एक तरह से कोहराम मचाया था, उससे आदमी डरे हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात है कि भारत में बड़ी आबादी को वैक्सीन लग गया है और 2 बार से ज़्यादा का वैक्सीन भी लग चुका है। तो ये जो वैक्सीन का फ़ायदा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन इस पूरे कोरोना के काल ने लोगों को ये भी बताया कि आप किस तरह से शरीर को स्वस्थ रखें, किस तरह से प्राचीन परंपरा को साथ रखें, आयुर्वेद को भी देखें, आयुर्वेद की दवाएं आप खाएं, होम्योपैथी की तरफ भी जाएं, और जब बहुत इमरजेंसी हो तो आप एलोपैथी की तरफ भी आएँ। तो सीधी सी बात यह है कि अगर तीनों पैथी एक साथ काम करें और पुरानी जो परंपरा है उसका पालन करें, तो कोरोना वायरस से लड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, और ये भारत ने करके बताया भी है। अगर जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो तो यही साबित करते हैं। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। कोरोना डरने के लिए नहीं है, ये सावधानी बरतने की है। डरने के बजाय हमें सावधानी बरतना चाहिए कोरोना से। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, अगर हम डरेंगे तो ये जो कहीं ना कहीं दवा कंपनियां हैं, उनका एक अपना पूरा नेटवर्क है, वो आपकी सारी क्षमता का और कमाई का पूरा दुरुपयोग करेंगे। तो हमको पूरी सावधानी के साथ रहना है। और एक ये जो अंग्रेजी दवाइयाँ और ख़ास तौर से जो ड्रग्स जो आती हैं, दवाइयाँ जो आती हैं, उनमें एक पता नहीं, या तो वो जान के बनाते हैं या उन दवाइयों में ऐसी होती है कि उनका हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। जबकि अगर आप सावधानी बरतेंगे और पौष्टिक आहार खाएंगे और देशी चीज़ों से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा करके चलेंगे, और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि परिश्रम अगर उसमें आप करेंगे, जैसे मैं भी जहाँ रहता हूँ, मेरे आसपास जितनी मजदूरों की बस्तियाँ हैं उनमें किसी को कोरोना नहीं हुआ, जबकि जितने बंगले वाले जितने हैं सबको कोरोना हुआ। तो कहीं ना कहीं शारीरिक श्रम बहुत आवश्यक है। हम भोजन को जो पचाएं, श्रम के साथ पचाएं, वो गल कर के एकदम शरीर से बाहर ना हो, उसकी जितनी पौष्टिक चीज़ें हैं वो शरीर में शामिल हों, तो भी आप स्वस्थ रहें, तो ही आपको इसमें बचाव होगा। सावधानी के साथ भोजन करें, सावधानी के साथ रहें, अनावश्यक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, होटलों में बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बंद डब्बा पता नहीं कब का बना होता है, कब वो पैक आता है, ये जो ऑन डिलीवरी वाला भोजन है उससे बचें। घर में सामने ताज़ा बने और ताज़ा खाएं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर डॉक्टर साहब, गर्म खाने से भी बहुत सारी बीमारियां, हमारे यहाँ कहा जाता है कि गर्म अगर आप भोजन करेंगे तो उससे नुकसान कम होता है, लेकिन कोरोना वायरस को कुछ मामलों में धन्यवाद देने की ज़रूरत है। जैसा देवदत्त जी बताते, रमेश शर्मा जी बताते कि पूरे देश के लोगों में हेल्थ को लेकर अवेयरनेस आई, लोग योग करने लग गए, लोग धूप में बैठकर विटामिन डी की बात करते हैं, लोग पसीना बहाकर बहुत सारे वायरसों को बाहर निकालते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं। ये कोरोना वायरस के काल की उपलब्धि है, जिससे भारतीय थोड़ा सा पिछड़ रहे थे, लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल भी बदली है। जैसा आप बार बार आपने जिक्र किया कि अगर आप कम से कम 1 घंटा 45 मिनट अपने शरीर को देंगे, सुबह की धूप लेंगे, व्यायाम करेंगे, तो ये फ़ायदा होगा। लेकिन एक सवाल जो मैंने आपसे कहा था कि कोरोना वायरस ने जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग किया है, उससे कई दूसरी बीमारियों से भी लोग बचे हैं। आपकी राय? राघवेंद्र जी, कोविड और कोविड सीरीज के जितने भी वायरस हैं ये लगातार आते रहेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोविड सीरीज का ये 7वां वायरस है, अब इसके मल्टीपल म्यूटेशन देखे जाएंगे। किसी वायरस के धीरे धीरे निस्तेज होने की यही प्रक्रिया होती है कि वो लगातार अपघटित होता जाता है, म्यूटेशंस में कन्वर्ट होता जाता है, मानव शरीरों से टकराता है। बीमार शरीर से टकराएगा तो मजबूत हो जाएगा, कमजोर शरीर से टकराएगा तो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। अब यहाँ इशू ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि कोविड और कोविड की सीरीज के दवाइयों के प्रभाव क्या हुए, वो तो सब एक तरफ है कि बहुत सारी अनलगर दवाइयों की वजह से ढेर नुकसान हुए, ढेर सारी मौतें हुई, और मैं उन सारी मौतों को एक आपराधिक प्रकरण मानता हूं, दवा माफिया या मेडिकल माफिया के ऊपर।
यहाँ दूसरी बात जो अभी वैक्सीन और वैक्सीन के असर को लेकर है कि जिसके अभी आंकड़े आना बाकी हैं और उसमें संभवतः और समय लगेगा, तो मेरा ये मानना है कि सामान्य तौर पे सभी लोगों को जिनको जरा भी डर हो उनको हर साल सीजनल फ्लू के नाम पर एक नया वैक्सीन बनता है, वो हम सब बीमार मरीजों को लगवाते हैं जिनमें भी जरा भी संक्रमण का डर होता है। मैं समझता हूँ ये फ्लू के वैक्सीन ही हैं जो आपको कोविड के नाम पे दिए जा रहे हैं और संभवतः इनके हर साल के एक वायरस वैक्सीन के आप उसके अपने आप को बचाव में ले सकते हैं। यहाँ दूसरी बात जो और मेरे लिए बड़ी चिंताजनक है, जिसको मैं वैक्सीन की शुरुआत से ही लगातार अपने सारे लेख में, सारे आर्टिकल्स में, सारे मंचों पर कह रहा हूँ, आपके यहाँ भी मैंने कई बार कहा है कि जितना भी युवा वर्ग है जो भी कोविड से पीड़ित हो चुका है या उसको वैक्सीन लग चुके, वो सारा युवा वर्ग अपने डॉक्टर की सलाह से एक इकोस्प्रिन की गोली जरूर खाता रहे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं और हमने देखा है कि रेड ब्लड सेल्स की क्लॉटिंग होने से, क्लम्पिंग होने से, क्लॉट बनने के खतरे से युवा वर्ग में हम सडन डेथ देख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज के साथ जब उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तब रेड ब्लड सेल्स अपना साइज बदलते हैं और वो क्लॉट हो जाते हैं, क्लम्प होकर। ये क्लॉट कहीं भी जाके फंसते हैं, अगर हार्ट में फंसता है तो हम सडन डेथ देख रहे हैं। इसी तरह से जितने भी लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की एकदम से रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, इसमें घबराहट होकर, परेशानी होकर उनके अंदर संकट आ सकता है, तो सभी लोगों से निवेदन सिर्फ ये है कि जितना श्रम संभव हो उतना ही करें। बिल्कुल। आप अपनी श्रम शक्ति से ज्यादा 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जिम में एक्सरसाइज करते हुए या 200-200 किलोमीटर साइकिल चलाते हुए बिल्कुल अपने आप को साबित ना करें। आप बहुत बड़े व्यायाम करता हो सकते हैं, लेकिन आज ये व्यायाम आपके शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है। आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एक तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। आपको ट्रेन पकड़ना है, बस पकड़ना है तो भागते दौड़ते हुए एकदम आपको छोड़ देना चाहिए, वो बजाय इसके कि आप संकट में आ जाएं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत व्यायाम ना करें, व्यायाम तो करें लेकिन हैवी एक्सरसाइज ना करें, जिम में जाएं लेकिन घंटे भर ना करें, आधा घंटे 45 मिनट तक करें और उसको भी किश्तों में करें। तो कुल मिलाकर आपने जो बातचीत की जितनी है, क्षमता है उतना करें। जब आपको लगे कि अब आप थक रहे हैं, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो आप रुक जाएं। बिल्कुल। देवदत्त जी, आपकी अंतिम टिप्पणी इस पूरे मामले में। डॉक्टर साहब ने विस्तार से कहा, ये जो सारा मामला है, कोरोना ने हमको सिखाया बहुत है, शरीर का ध्यान भी रखना है लोग, और समाज में इसको लेकर बहुत सारी मानसिकता में सकारात्मक बदलाव भी आए हैं। आपकी राय बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, हर घटना से हमारा सकारात्मक संदेश लेने का भाव होना चाहिए। तो इसमें सकारात्मक यही कि इतनी सावधानियां आ गई हैं और लोगों ने थोड़े अपने जीवन में उतारी भी हैं। और जितने समय कोरोना चला, आप देखना किसी भी और बीमारी के पेशेंट उस समय भर्ती नहीं हुए अस्पतालों में, क्योंकि सब सतर्क और सावधान थे। यदि यही सतर्कता और सावधान रहेगी, न केवल कोरोना से बचेंगे बल्कि अन्य बीमारियों से ही बचेंगे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर कोरोना अगर आ भी रहा है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने पहले एहतियात बरता वैसा बरतें और शरीर की जो क्षमता उस हिसाब से कसरत करें। जो हमने आंकड़े आपको बताए थे वो आंकड़े जरूर डराने वाले हो सकते हैं, लेकिन संख्या अभी मरीजों की कम है। फिगर की हम बात करेंगे तो लोग हो सकता है कि कहीं 200% बढ़ रहा है, कहीं 50% बढ़ रहा है, लेकिन वो संख्या अभी 200-150 के से ऊपर नहीं जा रही है। तो मध्य प्रदेश सुरक्षित है, 11 जिलों में इसकी एक तरह से आमद हुई है, लेकिन डरने की बात नहीं है। तो आज हमारा कुल मिलाकर चर्चा करने का मकसद था कि लोग सतर्क हो जाएं, ना कि घबराएं। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा, डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी, देवदत्त दुबे जी, रमेश शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस पूरी चर्चा में हिस्सा लिया। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें IND24।